नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत एक अहम राइट कॉपीराइट एक्ट के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विधि शिक्षण एवं शोध विभाग में विभागाध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर मोना पुरोहित। धन्यवाद मेघा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। दर्शकों को याद दिला दें, ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, और आज का जो विषय है उससे संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे विषय विशेषज्ञ देंगे। सबसे पहले मैडम, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्योंकि कल यानी कि 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे है, जो कि पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और पिछले कुछ ही दिनों में हमने 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे मनाया है। ये बहुत अहम है, और दुनिया भर में लोग आजकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बहुत सजग और जागरूक हो गए हैं। आम भाषा में आप किस तरह हमारे दर्शकों को समझाएंगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जी, जैसा आपने बोला मेघा, आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जी, क्योंकि सामान्यतः लोगों को लगता है संपत्ति या प्रॉपर्टी अर्थात कार है या कोई ऐसी संपत्ति जो भूमि है, भवन है। परंतु इसके अंतर्गत लोगों का ध्यान जिस विषय पे नहीं जाता है वो आपका इंटेलेक्ट, आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो आपका ब्रेन, और उस बौद्धिक संपदा जो है उससे उत्पन्न होती है। हाँ। जितने आपने आज तक इन्वेंशंस देखे होंगे, जितने आविष्कार हुए हैं, ये सब मानव बौद्धिकता का परिचय है। और इसलिए विधि में यह आवश्यक हो जाता है कि आपके द्वारा किए गए वो कार्य जो व्यक्ति की बौद्धिक स्तर से उत्पन्न होते हैं उनको संरक्षण दिया जाए, और यही बौद्धिक संपदा कहलाती है। जी। इसके अंतर्गत यदि मैं बताना चाहूँ तो दो प्रकार की संपत्तियां लॉ रिकॉग्नाइज करता है। एक कहलाती है टेंजिबल और एक कहलाती है इंटेंजिबल। टेंजिबल संपत्ति जिसको छू के आपके 5 जो सेंसेस हैं उनसे छू के आप पहचान सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, वो हमारी हो गई टेंजिबल। लेकिन जिस इंटेंजिबल संपत्ति की बात करते हैं, एक डांसर है वो थोड़ी देर में कोई और एक्शन करेगा, एक क्रिएटर है जो लेखक है वो अपनी लेखनी से कुछ ऐसा अद्भुत लिख जाता है जो दूसरे लेखक ने कभी सोचा नहीं होता है। वो सब चीजें हर व्यक्ति की अपनी बौद्धिकता की पहचान है, तो ये कहलाता है इंटेंजिबल। जी, तो जी। ये सब बौद्धिक स्तर पे बात होती है। जी जी जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अगर विशेषकर हम आज के विषय के बारे में यानी कि कॉपीराइट्स के बारे में आपसे जानना चाहें, तो कॉपीराइट क्या किस विशेष कला की बात करता है, या किस तरह की रचनाओं की कॉपीराइट्स होता है? जी, जैसा भी हम बात कर रहे थे कि बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत प्रकार की हो सकती है, परंतु जो कॉपीराइट होता है वो एक विशेष प्रकार का और सबसे पुराना, क्योंकि लेखन सबसे पुरानी कला है। जी। तो जो आपकी लेखन है जिसको हम लिटरेरी वर्क बोलते हैं, जी। आपका जो आर्टिस्टिक वर्क होता है जिसमें आपके डांस, गाना, म्यूजिक आता है, इसका ड्रामा जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। जो आपकी फोटोग्राफी की स्किल है वो इसके अंतर्गत आती है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जो फिल्म बनती है, कैसेट्स, म्यूजिक, ये सब कॉपीराइट के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। जी 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 जी। एलिजाबेथियन टाइम्स के 1600 सेंचुरी के एक वर्ल्ड रिनाउंड ड्रामेटिस्ट राइटर विलियम शेक्सपियर की एक एनिवर्सरी का दिन भी है, जिसके अंतर्गत जो है कॉपीराइट्स एंड वर्ल्ड बुक डे को इस तरह से माना जाता है, क्योंकि उनके जो ड्रामाज जितने उन्होंने लिखे हैं वो पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हैं। बहुत सही है। तो जो कॉपीराइट्स एक्ट की हम बात करते हैं, क्या ये इसका इस तरह का कुछ जुरिस्डिक्शन भी है कि वर्ल्ड वाइड चलेगा या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे? बिल्कुल, इसको दो तरीके से देखते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है कि शेक्सपियर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसको हमने रिकॉग्नाइज किया, तो यूनेस्को ने 1995 में बहुत से ऐसे ऑथर थे जिनके वर्क को पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करने के लिए फर्स्ट टाइम कॉपीराइट को इस तरीके से लेके आया बर्न कन्वेंशन। ओके। तो अब इसको हम दो स्तर पे देखते हैं। एक
यदि आप कॉपीराइट एक्ट की बात करते हैं तो इसका सामान्यतः जुरिस्डिक्शन नेशनल लेवल पे होता है, राष्ट्र के स्तर पे होता Okay. है। मतलब यदि कोई व्यक्ति भारत में कॉपीराइट के लिए रजिस्टर्ड है तो उसको भारत का ही संरक्षण मिलेगा, भारत में ही वो काम नहीं होगा, जी। दूसरी जगह हो सकता था। परंतु जिस वर्ल्ड में आज आप और हम हैं, जी जहां आप हर व्यक्ति गूगल कर रहा है, जी। हर व्यक्ति किसी भी तरीके से नेट और इंटरनेट से जुड़ा है, तो यहाँ बैठ के आपका और हमारा प्रोग्राम कब बाहर पहुंचेगा या क्या होगा, वहाँ ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। जी हाँ। और इसके लिए एक बर्न कन्वेंशन हुआ। तो हर प्रोटेक्शन आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलेगा, परंतु ज़्यादातर लिटरेरी वर्क जो हमारे होते हैं उन काम के लिए हमको बर्न कन्वेंशन दिया गया है। जो भी ऐसी सिग्नेटरीज कंट्री हैं जी। जिन्होंने बर्न कन्वेंशन में साइन किया है, वो जब भी चाहें तो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। उसके लिए वाइपो जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। इंडिया ने भी सिग्नेचर एक किया सिग्नेचर किया है, इंडिया उसके सिग्नेटरी है। जी जी जी। तो हम आशा करते हैं कि इस बातचीत के बाद अगर आप कॉपीराइट्स एक्ट के बारे में विस्तार से जानने में इंटरेस्टेड हैं तो बर्न कन्वेंशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप ढूंढिए, उसे पढ़िए और आपके मन में जो नए सवाल आएंगे उनके जवाब आपको उस एक्ट के ज़रिए मिलेंगे। जो दर्शक हमारे किसी न किसी कला से जुड़े हैं और कुछ ना कुछ वो क्रिएट करते हैं, जो रचनाएं वो करते हैं, अगर हमारे कार्यक्रम के बाद वो इंस्पायर होते हैं कि वो उनकी कला या रचना को कॉपीराइट करवाना चाहें, तो आप उन्हें सजेस्ट करेंगी क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए? जी, दो चीज़ें हम यहाँ देखें। भारत के स्तर पर 1957 में कॉपीराइट एक्ट बन के तैयार हो चुका है। हमारी जो विधि कॉपीराइट को गवर्न करती है वो कॉपीराइट एक्ट 1957 ये इंडिया का है। इंडिया का है। और इस इंडियन एक्ट के अंतर्गत दो चीज़ों पे हमारा ध्यान जाए। यदि आपको और हमको ये लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं थे कभी या जानते भी थे पर किसी भी कारण से इसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हम नहीं करवा पाए हैं, तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी विधि एक बड़ा अच्छा प्रावधान करती है कि कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यदि आपने कोई भी कार्यक्रम कहीं पे भी किया है, आपने अपनी डायरी में मैन्युस्क्रिप्ट में कोई भी काम करके रखा हुआ है और यदि कभी भी ये पब्लिक में जाता है, पब्लिक डोमेन में, और आप ये प्रूव करते हैं कि ये आपकी मैन्युस्क्रिप्ट थी या ये परफॉर्मेंस आपका, आपने देखा होगा डब्बू जी के डांस अचानक या किसी व्यक्ति ने कोई परफॉर्मेंस कहीं दी हुई है, ये परफॉर्मेंस उसकी ओरिजिनल वर्क है। तो जो कॉपीराइट है वो क्रिएटर के ओरिजिनल वर्क को जो टेंजिबल फॉर्म में, केवल वही आपका आइडिया, यहाँ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने बोला मेरा ये आइडिया था, आपका आइडिया यदि रिटन में नहीं है, आपका आइडिया परफॉर्मेंस के रूप में नहीं है, तो वो आइडिया है, उसको कॉपीराइट का संरक्षण नहीं है। बेशक, क्योंकि ब्रेन को कोई रीड नहीं कर सकता। परंतु यदि आपने अपने आइडिया को एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो कॉपीराइट मिलता है आपके ओरिजिनल आइडिया को क्रिएटर ने एक्सप्रेशन में किसी भी फॉर्म में क्रिएट कर दिया है, उसका संरक्षण। यदि उसने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स ये क्या होंगे ये बता देती हूँ। इसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस। जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कोई व्यक्ति आपके इस अधिकार का उल्लंघन करता है, तो आपके पास बहुत आसान है। परंतु ये भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने यदि अपने कुछ भी चीज़ें लिख रखी हैं, प्रूव करी हैं, परफॉर्मेंस दिया है, म्यूजिक लिखी है, तो उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। केवल आपको कुछ उसके लिए अलग से साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन होने या नहीं होने से कॉपीराइट में कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन या प्रभाव नहीं होगा। जी जी जी। और कॉपीराइट्स का उल्लंघन अगर होता है तो जिस किसी ने भी क्रिएट किया है, क्या वो भी किसी तरह के कॉम्पेंसेशन को डिजर्व करता है? जी, इसके लिए हम दो चीज़ें देख सकते हैं। जो कॉपीराइट एक्ट है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज की बात करता है। तो जैसे आपने किसी, मान लीजिए उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति है जिसने
कोई भी है, फिल्म है, गया मूवी गए और वहाँ पे कुछ मूवी रिकॉर्ड कर ली जो कि वो रिकॉर्ड करके आपने दे दी, या कोई सॉफ्टवेयर है जो कि लाइसेंस नहीं है, वो उसका कॉपीराइट था और आपने उसको डाउनलोड कर लिया है, ऐसे कई इन्फ्रिंजमेंट इसके अंतर्गत आ सकते हैं। या आपने किसी और के वर्क को अपने नाम से पब्लिश कर दिया, थीसिस में आजकल जनरली ये देखने पे आता है किताबें। इन जगहों पे दो रेमेडी हैं। एक, उस व्यक्ति को तो पनिशमेंट होगा, इंजंक्शन कहलाता है, उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा उसके ऊपर 50,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर की, और आगे भी 6 महीने तक की सजा। तो ये हमारे कहलाते हैं क्रिमिनल पनिशमेंट। परंतु उस व्यक्ति को जिसको इन्फ्रिंजमेंट हुआ, क्योंकि पूरे एक्ट का उद्देश्य मोनोपोली देना है, एकाधिकार, कॉपीराइट जिसने बनाया है उसको आर्थिक अधिकार है कि मुझे उससे कुछ एक्स्ट्रा कमाना नहीं, तो वो बना क्यों रहा है, वो लिख क्यों रहा है, किताबें पब्लिश हो रही हैं, तो वो जो कर रहा है उससे वो इकोनॉमिक, आर्थिक, तो उसको कॉम्पनसेशन भी दिलवाया जाता है। तो वो जो कॉम्पनसेशन है वो इसका सिविल पार्ट है, और उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट हो सकता है वो हमारा क्रिमिनल पार्ट। जी। तो वो जो भी उस वक्त ऑनरेबल जज होंगे उनके डिस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करता होगा कि किस एक्सटेंट तक कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कि कितना लॉस हुआ है उस व्यक्ति को, तो वो डिपेंड करता है। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर ली और हमने राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा लॉ एप्लीकेबल है उसकी भी बात कर ली, क्या स्टेट लेवल पर भी ऐसा कोई लॉ होता है या ये राष्ट्रीय स्तर पर ही रजिस्टर किया जाता है? लॉ तो राष्ट्रीय स्तर पे ही है, सेंट्रली जी। और यदि आप देखें सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत जाके देखें तो 3 अथॉरिटीज बताई गई है, उससे आपको राज्य स्तर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जी। अथॉरिटीज ऐसी बताई गई हैं, एक सबसे पहले कॉपीराइट ऑफिस कहलाता है, उसके जो चेयरमैन, जो उनके पर्सन होते हैं वो रजिस्ट्रार कहलाते हैं। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस के अलावा एक उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है जिसको बोलते हैं हम कॉपीराइट सोसाइटी, और एक कहलाता है कॉपीराइट बोर्ड। तो अगर कॉपीराइट सोसाइटी को देखें तो ये समझ जाइए आप और हम उसका पार्ट हैं, एक एनजीओ मान लीजिए। और कॉपीराइट सोसाइटी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि कोई भी 7 लोग जिनके पास किसी भी, मान लीजिए लिटरेरी वर्क के एक साथ लोग हैं या कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक साथ काम करते हैं, तो वो लोग अलग अलग सबके अलग अलग कॉपीराइट है। 7 ऐसे लोग जिनके पास कॉपीराइट है वो एक सोसाइटी बनाते हैं और वो रजिस्टर्ड हो जाती है। अब वो स्टेट में हो सकती है आपके, वो यहाँ काम कर सकती है, तो वो क्या करेंगे, आप पूरे अपने अधिकार, जैसे ट्रेड यूनियन होता है, कुछ वही एक तरीका है कि वो जो कॉपीराइट सोसाइटी होती हैं वो आपके लिए फॉट करते हैं, वो आपके लिए लड़ाई करती हैं, वहाँ आपके लिए राइट्स के बारे में प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से वो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। बिल्कुल, आपको अपने राइट के लिए बहुत कंसर्न नहीं करना है। केवल जो कॉपीराइट रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, यदि उनके साथ आप क्लब कर लेते हैं तो आपको अपने पूरे अधिकार बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और राज्य स्तर पे भी वो फिर आपको कुछ तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपका होगा नेशनल स्तर पे ही, पर हर अलग अलग एरिया से जाते हैं। और कई जगह पे पेटेंट सेल इस तरीके की सेल बनी हुई है, वो भी आपको इस तरीके में सपोर्ट करते हैं। स्पेसिफिक नंबर जनरेट होता होगा, जैसा हम जनरली देखते हैं रिजर्व्ड अंडर कॉपीराइट एक्ट, वो जो एक सी का आइकन हमारे सभी दर्शक दो चीजें आपके देखने में आएंगी। जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो उस जगह पे, जैसे मैंने बताया, बौद्धिक संपदा बहुत प्रकार की, पेटेंट होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, तो जो कॉपीराइट होता है उसका सी होता है, लेकिन उसी के अंतर्गत कुछ ऐसे भी मार्क हैं जिनमें पी लिखा जाता है। अगर सिनेमेटोग्राफी फिल्म है फॉर एग्जांपल, इसको हम कॉपीराइट को बोलते हैं बंडल ऑफ राइट्स। बंडल ऑफ राइट्स का मतलब यह है, मान लीजिए एक मूवी प्रोड्यूस हो रही है, उसके अंतर्गत एक लिरिस्ट राइटर होगा जिसने कुछ म्यूजिक लिखी होगी, एक उसको परफॉर्म कर रहा होगा जिसने सिंगर किया होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने म्यूजिक डायरेक्ट की होगी। अब इन सब का कॉपीराइट अलग अलग है। अब ये क्या करेंगे, अपने इस पूरे कॉपीराइट को किसी एक व्यक्ति को दे देंगे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा, और वो जो प्रोड्यूसर होगा फिर वो बंडल ऑफ राइट्स को एक्सरसाइज करेगा। और दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप खुद ही उसके क्रिएटर हैं, आपने ही उस डांस को लिखा, करा, गाना लिखा, उसके ऊपर सॉन्ग परफॉर्मेंस भी कर लिया, सब कुछ आपका है, तो आपके साथ बंडल। तो कॉपीराइट सिंगल नहीं होता है, तो एक जगह पी लिखा जाता है। जब ये एक साथ हो जाते हैं तो कुछ जगहों पे इसको पी से डिनोट किया जाता है म्यूजिक वगैरह पे, और नॉर्मली ये सी से डायरेक्ट होता है, जो बताता है कि इस पर्टिकुलर चीज पे इस व्यक्ति का कॉपीराइट
मिल गया है। जी जी जी, आई एम श्योर हमारे दर्शक जो हैं अब ज़रूर इस बात पे ध्यान देंगे। स्पेसिफिकली जो लोग मूवीज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं, हम देखते हैं हमारे ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं जो कि वन मैन आर्मी की तरह सारे आर्ट फॉर्म्स में सुप्रीमेसी है उनकी, और उनकी बिल्कुल। मास्टरी भी है। बिल्कुल। तो उसमें वो इस तरह का एग्जाम्पल अब ज़रूर ढूंढेंगे जिस तरह से आपने हमारे जी, जी। व्यूअर्स को जी। बताया। मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कितना टाइम लगता है जिस घड़ी से कोई ये फैसला करे जी। कि ओके ये क्रिएशन है मेरा, जी। अब मुझे इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके बाद से कितने टाइम बाद वो ये कह सकता है कि ओके दिस इज़ डन, अब कोई क्लेम नहीं कर सकता? जी, सबसे पहले जो प्रक्रिया है अगर आप देखना जी, चाहें जी। तो जो भी आपका फॉर्म होता है उसका एक फिक्स फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन, दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप कॉपीराइट ऑफिस दिल्ली में है इसका, उसकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्म अवेलेबल होते जी, हैं। जी। उसके अंतर्गत प्री रिक्विजिट होती हैं कि अगर आपका म्यूज़िक है तो आपको सीडी में किस फॉर्मेट में चाहिए है, यदि आपका कोई लिटरेरी वर्क है तो किस फॉर्मेट में, तो दैट इज़ देयर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जब आप दे देते हैं तो आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है, जिसके अंतर्गत जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके बाद कॉपीराइट ऑफिस आपको एक सर्कुलेट पब्लिक नोटिस जारी करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शन करता है कि वो उसका नहीं मेरा वर्क है, और ये ऑब्जेक्शन जी। 1 महीने में आपको सबमिट करना होता है जो भी व्यक्ति। तो 30 दिन तो ये मिनिमम आपके पास होते हैं। यदि 30 दिन के समय में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई प्रक्रिया नहीं हुई, तो फिर जो भी उनकी एक जनरल प्रोसेस प्रक्रिया होती है कि वो ऑफिस से जाते हुए जो बोर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉपीराइट बोर्ड एक संस्था होती है, वहाँ से होते हुए ये लाइसेंस मिल जाएगा आपको और कॉपीराइट आपके पास आ जाएगा। लेकिन जी जी। अगर इसके साथ एक प्रक्रिया ये हो सकती है कि किसी व्यक्ति ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन ले लिया कि इसमें कोई पार्ट मेरे से रिलेटेड है, मेरे कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है, कोई भी प्रक्रिया, यदि ऐसा कुछ होता है तो वो मैटर फिर चला जाता है कॉपीराइट बोर्ड के पास। कॉपीराइट बोर्ड में इसके ऊपर सुनवाई होती है, दोनों ही पक्ष को सुना जाता है। आपको भी अवसर मिलेगा जिसने कॉपीराइट फाइल Claim किया है किया। और जो दूसरा व्यक्ति जो इसको अगेंस्ट जा Claim रहा कर है, रहा है। जी, क्लेम करने वाला और दूसरा जो इसमें ऑब्जेक्शन ले रहा है, दोनों ही व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और उसमें रेक्टिफाई करने में, जो भी सही करने में जो टाइम लगेगा नेचुरल उसके जस्टिस उपरांत। के अकॉर्डिंग बिल्कुल, फिर तो वो 1 होता महीने होगा। से लेके 3 से 4 महीने का समय सामान्यतः हम मानते हैं कि कॉपीराइट आपके पास आ जाता है। क्योंकि आपका इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है, ना सिर्फ आप विधि की शिक्षाविद हैं, इसके साथ ही अगर एडवोकेसी के नज़रिए से भी मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि वो पब्लिकेशन होता है और उसमें ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर पे होते होंगे? बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे होता और है। इसमें क्या एडवोकेट्स की ज़रूरत होती होगी? कुछ जगहों पे देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ये है कि सामान्यतः चूँकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो ये मान के चलें कि जो बनाने वाला, जो क्रिएटर है, उससे बेहतर उसको कोई नहीं जानता है ना। जिस चीज़ को आपने नर्चर किया है, जिस चीज़ को आपने क्रिएट किया है, तो माना जाता है कि आपसे बेटर उसमें कोई प्रूफ, तो इसकी आवश्यकता तो नहीं होती है। पेटेंट में जनरली टेक्निकल होते हैं, जी हाँ। तो पेटेंट में पेटेंट अटॉर्नी जैसी चीज़ें ज़्यादातर प्रोवाइड की जाती हैं, परंतु कॉपीराइट में ऐसा बहुत नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट सोसाइटीज़ आपको बहुत हेल्प कर देती हैं। सोसाइटीज़ जो हैं वो आपके लिए एक बड़ा अच्छा काम करती रहती हैं कि कुछ भी, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके लिए सपोर्ट करती हैं, नॉट ओनली इन द नेशनल लेवल। तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, और हाँ, यदि आपको लगता है कि किसी एडवोकेट की ज़रूरत है तो आजकल इस तरीके के एडवोकेट भी हैं जो इस तरीके के मामलों में एक्सपर्ट हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर देम, तो यू कैन आल्सो टेक हेल्प राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन टू टिल एंड। जी 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 जी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इसमें लिमिटेशन जैसा भी कुछ प्रोविज़न होता है क्या, कि किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन टाइमली अगर उस किसी को चैलेंज करने में देर कर दी है, तो इस तरह से एविडेंसेस की भी रिकॉर्ड कीपिंग होती होगी कि आपने टाइमली इसको चैलेंज नहीं किया, सामने वाले ने उसका पूरा बेनिफिट ले लिया, इज समथिंग देयर रिलेटेड टू जैसा इट? अभी मैं बताया 30 दिन में आपको चैलेंज करने के लिए टाइम दिया गया है, पर हो सकता है कुछ जेन्युइन रीज़न है, कुछ आप अगर जस्टिफाइड रीज़न बताते हैं कि उस ड्यूरेशन में ऐसा क्या था कि आप उसको चैलेंज नहीं कर पाए, तो एक अलग बात है। पर सामान्यतः आपको 30 दिन का टाइम होता है कि जब उन्होंने पब्लिकेशन डाला है 30 दिन में। पर हाँ, एडवर्स अगर आप बाद में प्रूव कर पाते हैं, आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी, कुछ ऐसी चीज़ है जो प्रायर डेट हम बोलते हैं इसको,
प्रायर आर्ट सर्च, कि आपने उसको बता दिया कि इस डेट पे, मान लीजिए हमने बताया कि आज की डेट 25 अप्रैल को एक व्यक्ति क्लेम कर रहा है, और उसके डेट के पहले आपने उसका परफॉर्म किया था, जिसके बारे में आपको कहीं पब्लिक डोमेन में नॉलेज में है कि ये था ऑलरेडी, तो वो। पर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी जी, वो ये है कि ये जो ड्यूरेशन आपको कितने साल तक के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको फॉरएवर मिल फॉरएवर गया, मिल रहा फॉरएवर है। मिल गया। पर हाँ, कॉपीराइट एक बड़ा, पेटेंट वगैरह तो Limitation। बहुत लिमिटेशंस लगी हाँ, हैं। हाँ, हाँ, पर हाँ। कॉपीराइट की जो लिमिटेशन है वो दो तरीके से चलती है। जी, एक होती है जो ऑथर हैं, लिरिक्स राइटर, इनके जो होता है वो उनकी लाइफ टाइम और उसके बाद 60 इयर्स तक का टाइम है, तो बहुत लंबा टाइम होता है। आप बता सकते हैं कि उनकी इयर्स है ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, और उनका भी आप देख रहे हैं कि उनके बच्चों के पास वो जी, बुक्स जो जी, होती, तो जी, वो इस जी, तरीके जी, से हाँ, हाँ। उनको डिफेमेशन और उसके लिए आप क्लेम करते हैं, चैलेंज करने का पावर चैलेंज है करने उनके का। पास। और एक होता है कि जो आपकी ये फिल्म्स हैं, सिनेमेटोग्राफिक ऐसी मूवी, उनके लिए जिस दिन वो क्रिएट होता है उसका जो ईयर होता है, उस ईयर से 60 इयर्स ओके, क्रिएशन की क्रिएशन की एनम है ना, वो ईयर काउंट होता है, तो उससे 60 इयर्स तक का जो टाइम होता है उसमें मिलता है। आप जो अगर ये जानना चाहें कि कितने साल में आप अपने कॉपीराइट को, अब महाभारत है, आज उस पे कोई कॉपीराइट यदि ये प्रूव कर दे कोई कि उसने कब 100 साल 200 साल, पॉस्थेमस हम उसको बोलते हैं, कि किसी के Posthumous। राइटर जो है उसकी डेथ या परफॉर्मर की डेथ या क्रिएटर की डेथ के बाद भी उनके जो वारिस हैं, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव जी हैं, हाँ, वो जी भी हाँ। उसको कॉपीराइट करवा सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने पेरेंट्स, Inheritance की तरह। इनहेरिटेंस के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपीराइट के लिए कोई फिक्स नहीं है कि 2 साल पुराना है कि 10 साल है, आपके हो सकता है, जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनके वर्क को, राइटर्स के वर्क को उनकी पत्नी या उनके बाद के heirs, जितने उनके बच्चों के successors जो हैं थे, उनके, उनको हाँ। जब मिला कि हमारे इनकी ये बनी हुई बुक्स रखी हैं, मतलब बुक्स नहीं, उनका जो भी क्रिएशन है, म्यूजिक है, व्हाटएवर इट तो इज। वो उनको इनहेरिटेंस में फिर वो भी कॉपीराइट उसमें अगर प्रूव कर पाते हैं तो वो भी ले लेते हैं। हाँ हाँ, हमारे सामने ऐसे बहुत से किस्से आते रहते हैं। जी। हमारी इतनी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जी। फोक म्यूज़िक को लेकर भी यही होता है। और मध्य प्रदेश तो इतना रिच है हर नज़रिए से, लोगों को अवेयर होना चाहिए और उन्हें इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आइडियाज़ जो हैं उसकी कायल है और सभी उस से बिज़नेस बनाना चाहते हैं। और जैसा कि मैडम ने थोड़ी देर पहले बताया भी कि उसका जो बेसिक उद्देश्य है वो फाइनेंशियल अथॉरिटी देना है। और जितने भी कंडक्ट्स हैं, अगर वो फाइनेंशियल अथॉरिटी को सपोर्ट करने वाले हैं या वो उसको चैलेंज करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से जो है डिस्क्रिशन होता है बोर्ड का। क्या ये मैटर्स आगे जाकर लिटिगेशन में भी तब्दील हो जाते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। होता यह है कि एक बार जब बन गया, जैसे अभी आपने देखा कि आपके पास कॉपीराइट आ चुका है और हाँ। उस समय जिसको 30 दिन में ऑब्जेक्शन करना था उसने ऑब्जेक्शन नहीं नहीं किया, किया। किसी भी कारण से। हाँ, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो आपका कॉपीराइट आपने किया हुआ है उससे आपने जो कॉपीराइट बोर्ड ने जो अधिकार आपको दिए हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी जो रीजनिंग है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप 3 महीने में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके संबंध में भी प्रावधान है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो गए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी शाहरुख खान ने जो था, उनके बहुत सारे, उन्होंने जो क्रिकेट के जो गेम कराए थे उनके ही प्रोग्राम्स, हाँ, ठीक है, उन्होंने अपने ही प्रोग्राम्स को डांस फॉर्मेट में किया, बिल्कुल। पर अगर उसके ऊपर भी कॉपीराइट का उल्लंघन, क्योंकि जिसके पास भले ही उनने ही वो परफॉर्मेंस कहीं म्यूजिक दिया हुआ है मगर या उन्होंने idea- परफॉर्मेंस हाँ, किया हाँ। है, पर वो उस परफॉर्मेंस को बाहर बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, स्पेशली बिजनेस नहीं कर बिजनेस सकते। नहीं कर सकते, जिससे आपको बेनिफिट। पर हाँ, जैसे एक चीज है फेयर यूज, फेयर यूज, तो फेयर यूज में आप और हम आज चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या जैसे किताबें होती हैं उसके टाइटल पे कभी कॉपीराइट नहीं होता, इंटेंशन की बात है। कॉपी या इंटेंशन तो है ही साथ आपके किताब का टाइटल, कॉपीराइट एक्ट है अपने आप में, या जूरिस्प्रूडेंस, आप किताब का नाम, किताब के टाइटल पे कॉपीराइट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट पे लाखों बुक्स हो सकती हैं, लाखों बुक्स मिल सकती तो हैं, आपको बुक्स के अंदर के कंटेंट पे कॉपीराइट होता है, टाइटल टाइटल पे नहीं होते। जी जी। वैसे ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हमारे शायद पास, आपने कभी सुना वक्त की होगा। थोड़ी कमी है हमारे पास, पर आप ये जल्दी से कोड बता दीजिए। जी जी। बस ये कोट ये है कि एक बहुत ही अभी रिसेंट में मामला आया था कि एक चिंपैंजी को कहीं जंगल में एक मिल जाता है कैमरा और उससे वो फोटो खुद की खींच लेता है धोखे में, ओके। एंड आफ्टर दैट वो कैमरा
जिस फोटोग्राफर का था वो उठाता है, निकल जाता है, और वो फोटोग्राफ जिसमें चिंपैंजी ने खींची है वो एक पब्लिश हो जाती है मैगजीन में। तो हु इज़ द कॉपीराइट होल्डर? मैगजीन में जिसमें पब्लिश हुआ है कि वो चिंपैंजी है या व्यक्ति, तो इट इज़ डिसाइडेड कि चिंपैंजी तो कभी नहीं हो जी सकता। जी 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 right? जी जी जी। इसी नोट के साथ बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आज का ये अंक ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। इजाज़त दीजिए मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार। थैंक यू सो मच।